आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज क्लास 9th का हिंदी साइंस का पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का, और इसका पेपर हमने डिस्कस भी किया था जो एमसीक्यूज़ थे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट पेपर डिस्कशन करेंगे, तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए। और ये इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम कुछ टॉपिक्स को भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये हिंदी मीडियम के लिए है ये वीडियोस, इंग्लिश मीडियम के लिए हम एक अलग से वीडियोस लेके आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है इसमें टोटल 39 क्वेश्चंस थे, और सबसे पहले हिंदी के अगर क्वेश्चंस देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है। तो पहला क्वेश्चन है, उदरपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होता है। तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और गैस से ठोस, और ठोस से गैस। तो आपको पता है जब ठोस से गैस बनता है तो उदरपातन होता है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया और उससे रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर 1 के इस वाले डायग्राम से आया था, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और ये आगे एग्ज़ाम में इस पेपर में एक और क्वेश्चन में ये डायग्राम आया था। तो इसमें आप ध्यान से देख लो कि जैसे ठोस से द्रव बनता है तो उसे कहते हैं संगलन, द्रव से ठोस को जमना, द्रव से गैस को हम कहते हैं वाष्पीकरण, गैस से द्रव को कहते हैं संघनन, और ठोस से गैस को उदरपातन, गैस से ठोस को भी उदरपातन। बट आमतौर पर हमारा जो उदरपातन का आता है वो गैस, ठोस से गैस को ही मानते हैं हम। एक और आप ध्यान रखना, द्रव जो है गैस को जब द्रव में परिवर्तित करते हैं तो कौन सा है, वो है आपका संघनन। तो संघनन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो होनी चाहिए कम ताप, जो तापमान है आपको उसका कम करना पड़ेगा, और अधिक दाब, प्रेशर जो है वो अधिक करना पड़ेगा, तब जो है आपका द्रव गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित होगा। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट एक ट्रायंगल है, इसको अच्छे से याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित में से उस मिश्रण को पहचानना है जो टिंडल प्रभाव दर्शाएगा। तो टिंडल प्रभाव कौन कौन दर्शाता है, आपको पता है कोलॉइड दर्शाता है। तो नींबू का शरबत, क्योंकि ये एक विलयन है तो विलयन नहीं दर्शाता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नमक और मिट्टी, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है, तो ये भी नहीं दर्शाएगा क्योंकि ये ठोस है। इसमें ठोस के कणों से तो जो टिंडल प्रभाव है वो दर्शाया नहीं जाएगा। तो दूध जो है वो एक प्रकार का क्या है, दूध एक कोलॉइड है, और इसी कारण से दूध दर्शाएगा आपका टिंडल प्रभाव। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज और पानी भी ये पूरी तरह से घुल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा विलयन। तो विलयन जो है वो दर्शाता नहीं है, ये आप ध्यान रखना, सिर्फ कोलॉइड दर्शाते हैं। तो ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ क्वेश्चन था। तो इसमें ध्यान रखना, आप कोलॉइड दर्शाते हैं, विलयन नहीं दर्शाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो ये आपका वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये टेबल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसा कि देखो इसमें लिखा है ना कि जो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं वो विलयन, और सिर्फ टिंडल प्रभाव दिखाई देता है किसके द्वारा, वो है आपका कोलाइड विलयन, और दूध एक कोलाइड विलयन का उदाहरण है। तो ये टोटल 8 अंतर दिए हुए हैं, इसको आप अच्छे से कर लेना। इसमें से हो सकता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आ जाए। तीसरा क्वेश्चन देखें तो आपसे पूछा गया है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इसके लिए आपको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 12, प्रोटॉन्स भी 12। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे पहला जो शेल है वो होता है K, फिर L, फिर M, फिर N, और पहले में अधिकतम हम रख सकते हैं 2, दूसरे में अधिकतम रख सकते हैं 8। तो 2 और 8 हो गया 10, बचा कितना 12 में से 2 बचा, तो M में आ जाएगा 2। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 8, 2। अब ये तो इस बार मॉर्निंग में हो सकता है आपसे इसका पूछ लिया जाए कि किसी का एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो उसके M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो M में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी का मान लो 14 है इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक, तो M सेल में कितने होंगे, तो हो जाएगा 2, 8 और 4। तो इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड। अपोजिट भी पूछा जा सकता है आपको, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है। 1 से लेके 20 तक आपको पता होने चाहिए, उसमें से किसी एक का ज़रूर आ जाएगा। आम तौर पर जो आता है आपका वो सोडियम, जिसका की है 11,
फिर उसके बाद मैग्नीशियम जिसका है 12, एल्यूमिनियम 13 और उसके बाद सिलिकॉन 14। इन ये 4-5 को आप अच्छे से याद रख लो। क्लोरीन जो कि है आपका 17, ऑक्सीजन का आपको याद रखना है 8, नाइट्रोजन है आपका 7, कार्बन है 6। तो ये कुछ ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें से आ सकता है। तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बार आप देख लो। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये आपका चैप्टर नंबर 5 से आया हुआ है और ये आपको पता है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो ये क्वेश्चन आपका कोशिका वाले चैप्टर से आया था, जिसमें ये देखो लिखा हुआ है 1665 में कहाँ पर मृत कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था सबसे पहले। अच्छा, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि जीवित कोशिका किसने देखी थी, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखा था एंटोनी लेवेनहॉइक। तो हो सकता है आपका ये भी आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी लेवेनहॉइक। अच्छा, एक और 2 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, अगर यहाँ नहीं दिया है, तो कोशिका केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में आपका एक येलो साइड में दिया हुआ है अलग अलग साइंटिस्ट के नाम और रिलेटेड। तो 4-5 साइंटिस्ट के आप याद ज़रूर कर लेना। रॉबर्ट हुक, एंटोन लेवेनहॉइक हमने कर लिया, रॉबर्ट ब्राउन, एक विर्चो, आर विर्चो, इन्होंने क्या किया था वो भी आपको बताना था। और एक और आपको याद रखना है स्लेडन एंड श्वान, इसने क्या किया था, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। स्लेडन और श्वान, इन दोनों ने क्या किया था, 2 साइंटिस्ट थे। तो इनमें से ही कोई एक ना एक आपके एग्जाम में भी आएगा। अगला है, जब मानव गाल की कोशिका स्लाइड तैयार की जाती है तो सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखने पर केंद्र के पास एक गहरे गोलाकार और अंडाकार बिंदु जैसी संरचना दिखाई देती है। तो उस अंगक का क्या नाम होता है? रिक्तिका, राइबोसोम, लाइसोसोम या केंद्रक? तो जो हम के गाल की स्लाइड बनाते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है हमको? केंद्रक। ठीक है। और प्याज की स्लाइड में, जो हम प्याज की जो स्लाइड बनाते हैं उसमें भी अगर आपने देखा होगा कि जो प्याज की स्लाइड बनाते हैं तो उसमें भी इस तरह का चौकोर आकार का रहता है और उसमें भी बीच में आपको क्या दिखाई देता है, तो वो आपको केंद्रक दिखाई देता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, प्याज की स्लाइड हो चाहे आपके ये इस तरह की जो पादप स्लाइड है, वो इस तरह की प्याज की स्लाइड्स बनती है ना, जिसमें ये इनका आकार जो है वो चौकोर होता है और बीच में इनके होता है केंद्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक। फिर इंग्लिश में हम करेंगे डिटेल में, अभी हम बस हिंदी को देख रहे हैं। फिर छठा क्वेश्चन है कि यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता कम है तो कोशिका परासरण द्वारा जल जो है वो क्या करेगी? अगर देखो ये आपका मान लो एक विलयन है, इसके अंदर हमने एक कोशिका रखा है। अब अगर बाहर जल की सांद्रता कम है, मतलब बाहर जल की सांद्रता कम है, इसका मतलब बाहर नमक की सांद्रता ज़्यादा है। बाहर का जो विलयन है उसमें जल कम है, नमक ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो इसका जो सांद्रता है वो ज़्यादा है, मतलब ये क्या है? अति परासरण। और जब बाहर सांद्रता ज़्यादा है और अंदर कम है तब जल जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। तो जल फिर क्या करेगा? कोशिका से बाहर की ओर आ जाएगा। तो जल जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इसका ये क्यों होता है? इस विलयन को हम कहते हैं अति परासरण दाबी। तो अति परासरण दाबी जब बाहर जल का सांद्रता कम हो और कोशिका में अधिक हो, और इसका उल्टा हो जाएगा अगर कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब हम अति परासरण दाबी में अपनी कोशिका रखेंगे तो क्या होगा? क्योंकि इससे पानी बाहर निकल जाएगा, तो अति परासरण दाबी में क्या हो जाएगा? हमारी कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। और अगर अल्प परासरण दाबी में रखेंगे तो हमारी कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। ये किशमिश के दाने अगर आप अति परासरण दाबी में रखोगे तो वो सिकुड़ जाएंगे, और अल्प परासरण दाबी में रखोगे तो वो फूल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अल्प परासरण और अति परासरण, सम परासरण दाबी में कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों की जो इसे हम कहते हैं इंग्लिश में आइसोटोनिक, और दोनों का जो सांद्रता है वो बराबर होती है। जितनी कोशिका की है उतनी ही बाहर जो है, बाहर के विलयन के भी है, तो उसमें कोई भी ना ही वो फूलेगी ना ही वो सिकुड़ेगी, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, समपरासरण दाबी, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो समपरासरण दाबी।
अति परासरण दाबी जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक हो, और ऐसे में क्या होता है, कोशिका के अंदर से जल बाहर निकलता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। जीव द्रव्य कुंचन भी इसी प्रकार से होता है। और अल्प परासरण दाबी कब होता है, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम है, मतलब वहाँ जल की सांद्रता अधिक है, तो कोशिका के अंदर अंतः परासरण के कारण फूल जाएगी और जंतु कोशिका फट भी जाएगी। तो इस तरीके से ये दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विभज्योतक तना और जड़ के बढ़ते सिरे में मौजूद होता है। तो जो आपने 4-5 तरह के विभज्योतक पढ़े थे, तो तना और जड़ के बढ़ते सिरे में कौन सा मौजूद होता है पहले हम देखते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। तो ये वाला आप ध्यान रखना, विभज्योतक उत्तक ये वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, जैसे तने और जड़ों के शीर्ष और कैम्बियम में। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक पाए जाते हैं जड़ और तने के शीर्ष पे। उसके बाद जड़ और तने की परिधि में पाए जाते हैं पार्श्वीय विभज्योतक, और पत्तियों के आधार या पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो ये आप ध्यान रखना, अंतर्विष्ट, पार्श्वीय और शीर्षस्थ। तो शीर्ष पर शीर्षस्थ पाए जाएंगे, परिधि में पार्श्वीय और आधार पे अंतर्विष्ट। तो देखो, अ से याद रख लेना अंतर्विष्ट, प से याद रख लेना पार्श्वीय और श से है शीर्षस्थ। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हो हिंदी में। अब इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हो कि तने और जड़ के बढ़ते हुए सिरे यानी शीर्ष पर कौन सा मौजूद होता है, तो वो है आपका शीर्षस्थ विभज्योतक। और पार्श्व कहाँ होता है, उसके जो जड़ और तने की परिधि में, और अंतर्विष्ट जो है वो आधार में, पत्तियों के आधार में, ये आप ध्यान रखना। फिर है, एक वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र कौन सा है। तो ये जो वाहन के द्वारा तय की गई कुल दूरी प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है ओडोमीटर की, जिसमें हमें पता चलता है कि कितने किलोमीटर गाड़ी ने ट्रैवल कर लिया। और स्पीडोमीटर जो है वो हमको बताता है कि उसकी गति क्या है, कितनी गति है। और लैक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता मापने के लिए, जो दूध है या दूध की शुद्धता मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर जो है वो बताता है हमें किसी भी द्रव की जो घनत्व है वो मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन है, हाईवे पर चलती एक वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा था और ट्रक अचानक सामने रुका और ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया और वैन को रोक दिया। और ड्राइवर सूटकेस बांधना भूल गया, इसलिए रुकने पर जड़त्व के कारण सूटकेस किस तरफ गिर जाएगा। तो आपको पता है ये जब गाड़ी गति आगे की ओर कर रहा है, तो जब अचानक से ये ब्रेक मारेगा तो बस तो रुक जाएगा, लेकिन जो उसके ऊपर जो सूटकेस था ये गति अवस्था में ही रहेगा, और इसीलिए कहाँ ये आगे की तरफ गिर जाएगा, और ये सामने की ओर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, और ये कौन से नियम पे है, तो ये है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। कौन सा है, न्यूटन का प्रथम नियम। जो बल के 3 नियम बताए थे ना न्यूटन ने, फोर्स ऑफ, तो ये प्रथम नियम है वो, उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि कोई भी वस्तु जो है वो आप गति में है तो गति में ही रहेगी, विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, अपने जो अवस्था है उसको परिवर्तन को प्रतिरोध करती है। यही आपका न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। फिर है, वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और देखो, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि शक्ति किसे कहते हैं। तो वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को, और शक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो कार्य करने की दर, तो कार्य होता है आपका W, और दर किसी का भी निकालना हो तो अपॉन में T, तो W/T, तो P हो जाता है W/T। और W की यूनिट होती है जूल, इसकी होती है सेकेंड। तो पावर को आप, इसकी अगर आपसे इकाई पूछ ली जाए तो जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, और या इसे हम वॉट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वॉट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो शक्ति है उसकी इकाई क्या है, तो वॉट, और जूल पर सेकेंड भी इसकी इकाई होती है, ये आप ध्यान रखना। फिर है, साक्षी एक इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ती है और 8 मीटर ऊपर पहुंचती है, उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, जी इतना है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको पता है स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। और mgh में मास कितना है, 40 किलोग्राम, g है आपका 10, और h कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो इसको जब गुना करोगे तो हो गया 3200, और क्योंकि ये
जो है ऊर्जा है तो ऊर्जा की इकाई होती है जूल, तो 3200 जूल। अच्छा, एक और आप ध्यान रखना, जहाँ से आता है आपका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हो सकता है आपका इससे भी आ जाए कि अगर कोई वस्तु v स्पीड से गति कर रहा है और उसका द्रव्यमान m है, तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाती है, हाफ mv²। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है। फिर है ध्वनि का वह लक्षण जो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है। तो ध्वनि का आयाम जो है वो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है। तो देखो यहाँ से आया था कि प्रबलता जो है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। जितना प्रबल आयाम होगा, प्रबल ध्वनि का मतलब ज़्यादा ऊर्जा, इसका मतलब ज़्यादा आयाम, मृदु ध्वनि की कम ऊर्जा और कम आयाम। तो जितना आयाम होगा ऊर्जा उतनी अधिक होगी। और प्रबलता की जो इकाई है वो क्या होती है, डेसिबल। तो ये आप ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए। और आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, ये भी फॉर्मूला आप याद रख लेना। प्रबलता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर आयाम 2 गुनी कर दी जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी, 2 गुनी का वर्ग मतलब 4 गुनी बढ़ जाएगी। ये आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है वो शोर कहलाती है, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। और आवृत्ति जो है वो क्या बताती है, ध्वनि की तारत्वता या तीक्ष्णता, इसे हम तारत्वता भी कहते हैं या तीक्ष्णता भी कहते हैं, कि कोई ध्वनि जो है वो कितनी तीक्ष्ण होगी वो कौन बताता है, वो बताता है आवृत्ति। और इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। ठीक है, प्रबलता की इकाई होती है आपकी डीबी, डेसिबल, ये आप ध्यान रखना। और तरंग दैर्घ्य की इकाई, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इकाई होती है मीटर। फिर डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में हृदय और फेफड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए एक यंत्र का उपयोग करता है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका स्टेथोस्कोप। क्या नाम है, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप जो मानव के हृदय के अंदर हृदय और फेफड़ों से उत्पन्न ध्वनि सुनने के काम आता है। तो ये भी ध्वनि से रिलेटेड चैप्टर से आया हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली की प्रजाति मिश्रित मछली संवर्धन में सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो सतह से जो भोजन प्राप्त करती है वो है कतला, और इसके अलावा एक होता है सिल्वर कार्प। ये 2 मछली जो है वो सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है और मिश्रित मछली प्रजाति का है। तो ये दोनों ध्यान रखना आप, कतला और सिल्वर कार्प। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। जैसे कतला जो है वो जल की सतह से भोजन लेती है, रोहू जो है वो मध्य क्षेत्र से, तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है, और मृगल जो है कॉमन कार्प, ये तालाब की तली से भोजन लेती है। और जो ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक न एक आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। कतला आ गया तो रोहू और मृगल का आप ध्यान रखना। फिर है मधुमक्खी पालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है। तो अच्छे तरह से प्रजनन करना, बिल्कुल हमको ऐसे मधुमक्खियाँ चाहिए, लंबे समय तक छत्ते में रहे वो भी चाहिए, मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, और डंक कम मारती हो। तो डंक कम मारती हो, अधिक मारने वाला ये हमारा गलत है जो कि हमने किया था। तो ये अगर देखें, ये कुछ हमको मधुमक्खी के लिए ज़्यादा शहद एकत्रित करने की क्षमता, प्रजनन क्षमता, कम डंक और लंबे समय तक छत्ते में रहती है, ये 4 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा। एक और ध्यान रख लेना, यहाँ 3 जो है मधुमक्खी के प्रकार दिए हुए हैं। एक एपिस सेरेना इंडिका जो कि भारतीय मधुमक्खी का नाम है, एपिस डॉर्सेटा ये एक शेल मधुमक्खी है, एपिस फ्लोरी ये छोटी मधुमक्खी है, और यूरोपियन मधुमक्खी भी भारत में इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। ये मधुमक्खी के ये लाभ हैं। तो ये 4-5 इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। फिर 16वां क्वेश्चन है, कौन सी कृषि संबंधी विशेषताएं चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो चारा फसलों के लिए अच्छी कौन सी मानी जाती हैं, ये भी आपका उसी में से आया है। तो इसके लिए बौनापन और कोई शाखाएं ना होना, तो हमको चाहिए लंबी और सघन शाखाएं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। फिर ये आपके अभिकथन वाले हैं, तो गर्म पके हुए भोजन की गंध कुछ सेकंड में हम तक पहुंच जाती है, बिल्कुल ये सही है। और ये कैसे पहुंचती है, तो गैसों का विसरण बहुत तेज़ी से होता है, तो ये भी सही है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये आपका पहले चैप्टर से ही रिलेटेड था। फिर है स्टोमेटा पौधे की पूरी सतह पर मौजूद छिद्र होते हैं, ये गलत है। और स्टोमेटा क्या करता है, गैसीय विनिमय और वाष्पोत्सर्जन, और ये कहाँ मौजूद होता है, पत्तियों की सतह पर, तो ये गलत है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर दिया हुआ है, जब किसी वस्तु पर कुल बल 0 होता है
और उस पर लगने वाला बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। जैसे मान लो एक आपका ये बॉक्स है, इधर से भी कुछ बल लगाया जा रहा है, इधर से भी कुछ बल लगाया जा रहा है। अगर नेट बल जो है वो शून्य है तो उसमें कोई गति नहीं होगी, लेकिन अगर इधर से लगने वाला बल ज़्यादा है, इधर से लगने वाला बल कम है, तो ये इधर गति करेगा। तो गति करने के लिए असंतुलित बल चाहिए, और जब असंतुलित बल कार्य करेगा तो उसकी गति में परिवर्तन आएगा, या मतलब त्वरण में भी परिवर्तन आएगा। तो दोनों ये सही है 19वीं का, पर इससे कोई लेना देना इसका नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वें क्वेश्चन में कहा गया पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य है। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। और पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक कक्ष में घूमता है और फिर बदल कर चंद्रमा की ओर घूमने लगता है। ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो थे आपके एमसीक्यू जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे। अब हम देखते हैं जो 21वां क्वेश्चन है, जिसमें अब ये आप ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कोई एक आपको करना है। जैसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करना है, उबलते पानी और भाप में किसकी गुप्त ऊष्मा अधिक है, और वाष्पीकरण की दर की वृद्धि के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, ये आपका पहले चैप्टर से ही आया हुआ है। तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा वो क्या होती है, जब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम दर को उसके क्वथनांक क्या होता है, वह वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को जब उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। और इसमें जैसे पानी को उबालते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती और 100 डिग्री ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। हो सकता है आपसे संगलन की गुप्त ऊष्मा भी पूछा जाए कि जब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे अगर आप बर्फ़ को पिघलाएं तो 0 डिग्री पर वो पिघलना शुरू कर देती है, लेकिन उसके बाद भी हम उसे गर्म करते जाए तो भी जब तक पूरी तरह से नहीं पिघल जाती है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो वो जो तापमान हम दे रहे हैं वो किस में चली जाती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा में। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, एक और इसमें था आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये 4 कारक है, इसको इम्पोर्टेंट ध्यान से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा। पहला है सतही क्षेत्रफल, ये बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता हवा में ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। और वायु की गति जो है अगर बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और वाष्पीकरण से क्या आती है, शीतलता। ये आप ध्यान रखना। ये 4 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आएगा ही आएगा एग्जाम में आपके, इसको अच्छे से नोट कर लेना। फिर 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के योजनाबद्ध चित्र, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था। तो इस चित्र को आपको बनाना था, पदार्थ की 3 अवस्थाओं को किस प्रकार से किया जाएगा। और उसमें जो बदलने वाला है कि ठोस को जब ऊष्मा देंगे तो द्रव, और द्रव को ऊष्मा देंगे तो गैसीय अवस्था, ये भी आप ध्यान रखना। तो इन दोनों डायग्राम को आप इजीली बना के दिखा सकते हो। फिर कौन से कारक है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का कारण बनते हैं, तो वो है तापमान। यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विलयनों में उन घटकों की सूची बना है जो विलेय और विलायक है। विलेय जिसको मिलाया जाए, विलायक जिसमें मिलाया जाए। तो सोडा जल में क्या क्या होता है, तो सोडा जल में आपका पानी के अंदर गैस मिलाई जाती है, तो जो जल है वो हो जाता है इसमें विलायक। ठीक है, इसे हम विलायक कहते हैं। और जो सोडा है वो क्या हो जाता है इस केस में, जो सोडा है वो हो जाता है आपका, या जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या हो जाता है आपका इसमें विलेय। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, टिंचर आयोडीन भी ये एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें हम आयोडीन को मिलाते हैं किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। तो इसमें भी जो आपका विलायक है वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल, और जो विलेय है वो हो जाएगा आयोडीन। ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आपको कोशिका के केंद्रक के अलावा किन्हीं 2 अंगों के नाम बताने जिनका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये 2 पदार्थ कौन से हैं,
ये दो हैं, एक है आपका क्लोरोप्लास्ट जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो एक है आपका क्लोरोप्लास्ट और एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप ध्यान रखना। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका चैप्टर नंबर 5 से आया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और किस में अपना डीएनए होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये आप ध्यान रखना। और इसमें प्रोटीन संश्लेषण भी स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनमें होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम की मदद से ये क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम होते हैं इनमें, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद है पादप कोश। अच्छा, ये ध्यान रखना, इसमें और इसमें कोई एक ही करना है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कोई दो अंतर, आपको 4-5 अंतर बताए हुए हैं, उसमें से कोई दो अंतर हम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आप अच्छे से लर्न कर लो, इसमें से आएगा ही क्वेश्चन कि पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। पादप कोशिकाओं के आकार और आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका बड़ी होती है और उपस्थित भी होती है, जंतु कोशिकाओं में या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं और जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाए जाते हैं। कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती है, इसमें कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। गोल्जी उपकरण विकसित नहीं होता, इसमें गोल्जी उपकरण विकसित होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये घूम फिर के आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से नोट कर लो। और एक और जो अंतर इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसको पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लो, ये आएगा ही आएगा आपके इसमें एग्ज़ाम में। इन दोनों में से कोई एक ना एक आएगा ही। जैसे ये आकार में छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक बड़ी होती हैं। कोशिका का केंद्र के भाग न्यूक्लियोइड न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है, केंद्र के भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घरा होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। झिल्ली द्वारा अंग अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। कोशिका विभाजन विखंडन या बडिंग द्वारा होता है, कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवाणु और बहुकोशिकीय जीवाणु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर है गुरुत्वाकर्षण का 25वां क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमने पढ़ा है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहलाता है कि अगर दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण जो बल है उनके द्रव्यमान के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दो पिंड का द्रव्यमान m1 m2 है, उनके बीच की दूरी d है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Fg m1 m2 बाई डी स्क्वायर होता है, जिसमें ये g है वो क्या होता है हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक। g जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, इसकी यूनिट होती है 6 इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मान हमेशा समान होता है, इसीलिए इसे सार्वत्रिक स्थिरांक भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये आ जाएगा, ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया। गणितीय रूप क्या हो जाता है? F = G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ पर इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सरल लोलक के गोलक के दोलन का उपयोग करके ऊर्जा संरक्षण का नियम का वर्णन करना है। तो ये आप इससे बताना था आपको कि सरल लोलक में क्या होता है ऊर्जा का संरक्षण। इसमें जैसे जब ये वाली स्थिति होती है तो इसमें आपका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है, और जब ये ए से बी से सी, तो ए से बी में आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब ये सी पे पहुँचता है तो बिल्कुल रुक जाता है, तो यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ भी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस केस में यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता है, यहाँ सबसे अधिक गति में होता है, यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल का मतलब स्थितिज ऊर्जा और ये काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से दोलन या सरल लोलक जो है इस तरीके से ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है कि जब लटके हुए छोटे धात्विक गेंद गोलक कहलाता का बना होता है, जब इसे विस्थापित किया जाता है तो गोलक आगे और पीछे दोलन के लिए स्वतंत्र होता है। और लोलक की स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को फिर से स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण अत्यंत सरल उदाहरण है, और कुल ऊर्जा हर समय पर वही समान रहती है। तो ये आपका इसमें से ये आंसर करना था।
फिर अगला क्वेश्चन बहुत आसान, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाए तो बिल्कुल मार्क्स फ्री में देने लायक है, जिसमें आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। तो भौतिक परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बस उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा हो, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन सबसे मेन कि उसकी नया पदार्थ बना हो और उसकी अवस्था में हो सकता है वो परिवर्तन आए भी, उसके रंग में परिवर्तन आए भी या ना भी आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि नया पदार्थ बने। रासायनिक में नया पदार्थ बनेगा, भौतिक में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। उसके रूप में, उसके रंग में, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। जैसे भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन क्या है, नया पदार्थ इसमें बन जाता है, तो ये हो जाता है आपका रासायनिक, ठीक है। पानी का जमना, पानी है तो वो पानी ही बर्फ़ बन गया है, तो भी फॉर्मूला सेम है, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक। लोहे पर जंग लगना, क्योंकि ये लोहा ख़राब हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, तो ये हो गया रासायनिक। कागज़ का जलना, ये भी हो गया हमारा रासायनिक। मोम का पिघलना, तो ये पिघलने के बाद दोबारा हम उसको मोम बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक। और कागज़ का मोड़ना, तो इसमें कागज़ ही है, तो ये 3 भौतिक हो गए और 3 रासायनिक हो गए। और बहुत आसान है, देखो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत फ्री में आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आसान है। आपको कोई भी 2 सूत्र दे दिए जाएंगे, उनके आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। आपको ये दिया हुआ रहेगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे पहला है K2CO3, तो K का होता है 39 और K कितने हैं, 2 है, तो 39 को यहाँ 2 से गुना कर दो, ठीक है। फिर उसमें जमा करो, क्या C कितना है, 1 है, C का है 12, तो 12 से जमा कर दिया। फिर U, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुना 3, अब हम इसको करते हैं, तो ये हो गया 39 गुना 2 हो गया 78 प्लस 12 और प्लस 16 तिया 48। तो देखो 78 और 2 80 और 10 90, 90 और 40 130, तो 138, और इसकी जो इकाई है वो क्या होती है, U, तो 138 U। ये हो गया K2CO3 का। और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का निकालोगे, जैसे देखो CO2 का, तो कार्बन का होता है 12, फिर उसी तरह से ऑक्सीजन का होता है 16, और लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, तो 32 और 12 प्लस 32 हो गया इसका 44 U। तो कोई सा भी आपको 2 दे सकता है, उसका आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच 3 अंतर हमने कर लिया, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा आपके। फिर है 3 प्रकार के पेशीय ऊतकों की तुलना उनकी आकृति और कोशिकाओं में मौजूद केंद्रक के आधार पर करनी है। तो ये 3 तरह की पेशीय कोशिकाएं हैं, जिसमें पहला है रेखित पेशी और अरेखित पेशी, और उसके बाद कार्डियक 3 हृदय पेशी। तो ये पेशी कोशिकाओं के ये तीनों डायग्राम है, इसमें अंतर आपको सब दिए हुए हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड आ जाए, या नहीं तो आपको ये एनिमल का आ गया है तो हो सकता है प्लांट का आ जाए, वो कौन सा है वो भी उसको देख लो, उसको भी पढ़ लो। वो है ये जो कि है स्थायी ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों के बीच में अंतर। तो ये अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम में आ सकता है आपके। फिर उसके बाद गति का तीसरा नियम लिखना है, दैनिक जीवन में एक उदाहरण देना है और जहाँ गति का तीसरा नियम लागू होता है। तो गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक बराबर उसके लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल 2 अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं। उसके कुछ अनुप्रयोग, 4 अनुप्रयोग दे, जैसे सड़क पर चलना, जमीन पर व्यक्ति का चलना, बंदूक का प्रतिक्षेपण, नाव में उतरने पर नाव पीछे चलना, नाव खेना, ये सब इसके न्यूटन के गति के तीसरे नियम के आधार पर था। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, आप इस यहाँ से लिख सकते थे आंसर। फिर अगला है, इन दोनों में से फिर एक करना है, आर्किमिडीज सिद्धांत के किन्हीं 3 अनुप्रयोगों को साझा करना है, या और उसके अथवा में है लोहे की कील क्यों डूब जाती है जबकि कॉर्क जो है वो पानी की सतह पर तैरता है। तो आर्किमिडीज सिद्धांत क्या कहलाता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तो वह वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाला एक बल अनुभव करती है, और यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। और इसके जो अनुप्रयोग दिए हुए हैं, इसका उपयोग 3 आपको बताने हैं। तो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी होता है, जलयान और पनडुब्बियों के डिज़ाइन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, और दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर ये भी आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही आधारित होता है। इसीलिए लोहे के और स्टील का बना जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल पर तैरता है, लेकिन छोटी सी पिन लोहे में
डूब जाती है। और कोई भी वस्तु पानी पर क्यों तैरेगी? क्योंकि उसका जो घनत्व है वो पानी से अगर कम होगा तो वो तैरेगी। लोहे की कील इसलिए डूब जाएगी क्योंकि उसका घनत्व जो है वो पानी की से अधिक होता है। लेकिन जब हम उसको नाव बना देते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी कर देते हैं, तब आर्किमिडीज सिद्धांत की वजह से वो नहीं डूबती है। फिर है किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद और उर्वरक किस प्रकार भिन्न है और कार्बनिक खेती अपनाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो खाद और उर्वरक में ये अंतर होते हैं, टोटल 6 अंतर दिए हैं। खाद कार्बनिक होते हैं, उर्वरक अकार्बनिक होते हैं। खाद प्राकृतिक होते हैं, ये रासायनिक पदार्थों से बनते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक में अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। खाद सस्ते होते हैं, घर और खेत में बनाए जा सकते हैं। उर्वरक महंगे होते हैं, फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। खाद पोषक तत्व धीरे धीरे अवशोषित करते हैं। उर्वरक आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। खाद का भंडारण आसानी से किया जा सकता है, उर्वरक का भंडारण और स्थानांतरण सरल विधि से किया जा सकता है। खाद का भंडारण सही से नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई 3। एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना, उर्वरक में हम मुख्यतः कौन से 3 रसायन देते हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और एक क्वेश्चन यहाँ सिंचाई के तरीके का भी ध्यान रख लेना, हो सकता है इसमें से आ जाए। तो एक होता है कुएँ, फिर नहरें, रिवर लिफ्ट सिस्टम, नदी उन्नयन प्रणाली और तालाब। और कुएं में 2 होते हैं, एक खुदे हुए कुएं और नलकूप। उसके बाद है आपका अब 34 से 36 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें कहा गया है सृजा ने एक पत्थर लिया, डोरी से बांधा, नापने पर पता चला कि डोरी की लंबाई इतनी है। एक किनारा पकड़ा और उसे गोलाकार पथ पर घुमाने लगी। मान लो ये इसका केंद्र है और ये इसकी डोरी है कितनी? 84 सेंटीमीटर की, और ये इसको एक गोलाकार पथ पर घुमा रही है। ठीक है, अब एक राउंड में कितना होगा? तो ये एक परिधि के बराबर होगा, और परिधि होता है 2πr। तो जब आप पाई की वैल्यू रखते हो 22/7, ठीक है, ये हो गया 2, और r की वैल्यू है 84। लेकिन 5 चक्कर लगाने हैं तो 5 से गुना कर देते हैं, तो ये तो हो गया 12। तो अगर देखो 2 पंजे 10 और 12 को 22 से गुना करते हो तो 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26। तो ये तो हो गया आपका 264 और ये 2640 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी तय की कर ली पत्थर ने। उसके बाद है अचानक अगर डोरी छोड़ दी तो पत्थर किस दिशा में जाएगा? तो अचानक जैसे उसने यहाँ अगर डोरी छोड़ दी तो पत्थर क्या हो जाएगा? जिस दिशा में छोड़ा जाएगा उससे पीछे की दिशा की ओर चला जाएगा। और एक चक्कर पूरा लगाने के बाद पत्थर द्वारा कितना विस्थापन होगा? पूरा चक्कर अगर लगा लिया जाए तो विस्थापन कितना हो जाएगा? जहाँ से आया है दोबारा वहीं आ जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा 0। और इस दी गई जानकारी के आधार पर आपको समय और वेग का ग्राफ बनाना है, और वेग क्या निष्कर्ष निकालता है। जैसे समय दिया हुआ है 2 सेकंड में 5, 4 सेकंड में 10, 6 सेकंड में 15, 8 में 20, 10 में 25 और 12 में 30। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और बिल्कुल सीधा इस तरह का ग्राफ बनेगा, जो यहाँ पे आपका वेग वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ आपका समय हो जाएगा। और ये ग्राफ क्या बताता है कि एक समान इसकी गति है। ठीक है, जो इसकी गति है यूनिफॉर्म गति है, समान त्वरण है। गति तो इसकी बढ़ रही है ना, पहले 5 है फिर 10 है, तो एक समान त्वरण है। ये क्या बताता है? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण ये बता रहा है। फिर गति और वेग के बीच में अंतर आपको बताना है, और ये दृष्टिबाधित के लिए, लेकिन फिर भी आप भी कर लो। गति और वेग के बीच में क्या क्या अंतर होता है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो वीडियोस थी हमारी साइंस फिजिक्स वाली। तो अगर आप देखना चाहो तो वेग जो है वो एक सदिश राशि होते हैं, परिमाप, मापन, दिशा के निर्भर परिवर्तित होते हैं, v से निरूपित करते हैं। और औसत वेग निकालने के लिए विस्थापन अपॉन में कुल समय। और अगर हम गति की बात करें तो जो है ये एक चाल या गति एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है या दिशा रहित होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आप डिफरेंस इससे निकाल सकते हो, बाकी तो लगभग सेम ही रहता है ये। अच्छा, एक और आप ध्यान रखना, यहाँ हो सकता है आपका चाल और दूरी के बीच में भी दूरी और विस्थापन के बीच में भी अंतर आ जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पेज को एक बार पॉज करके पढ़ लो, एग्जाम में आ सकता है। अगला है रीमा सीधी सड़क पर एक छोर पर दूसरे छोर तक दौड़ती है और वापस आती है।
कि जैसे ये रीमा है, मान लो ये एक सीधी सड़क है ए और फिर यहाँ बी, ये ए से दौड़कर बी तक जाती है और वापस आ जाती है। इसकी ए से बी तक की जो दूरी है वो है 575 मीटर। ठीक है, रीमा यहाँ तक गई और फिर वापस आ गई। ठीक है, तो एक बार यहाँ से यहाँ तक गई और फिर वापस आ गई। अब उसने देखा तो पाया कि उसे जाने में 4 मिनट लगे, तो जाने में उसे 4 मिनट और वापस आते समय 2 मिनट अतिरिक्त लग गए। तो कितने लगे? 2 मिनट अतिरिक्त का मतलब 6 मिनट। तो औसत गति निकालनी है। तो टोटल दूरी और टोटल समय इसको लिया गया है 10 मीटर, लेकिन टोटल दूरी जाने में 575, आने में 575, तो टोटल इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 और 150, मतलब 1150। 1150 कुल दूरी, और कुल समय जो है वो कितना लिया गया है? 6 और 4 10 मिनट, लेकिन आपको सेकंड में निकालना है तो यहाँ 60 से आप गुना कर दोगे। तो जब आप देखो ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पर और ये तो और कुछ नहीं कट रहा है आपका, तो 5 से आप ये काटोगे तो ये हो जाएगा 5, ये ना ही काटो, ज़्यादा बेटर है। 6 से डिवाइड अगर करते हो तो ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6 और यहाँ बचा आपका 5, 55 हो गया, तो 6 निम्न 54 और फिर उसके बाद 1, तो 6 एकम 6 4 6 6 36, तो 19.16 ये आ जाएगा आपका 115 बटे तो 19.16 और डिवाइडेड बाय 10 है तो ये हो जाएगा 1.916 मीटर पर सेकेंड। फिर 35वां क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक और समभारी के बीच अंतर, एक चिकित्सीय अनुप्रयोग, और ये भी कोश भरे हुए हैं तो इसकी संयोजकता क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 से आया, इसको देख लेते हैं। तो समस्थानिक अगर हम देखें तो समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऐसे परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक। जैसे 1H1 2H1 3H1 ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसके अलावा क्लोरीन के 2 समस्थानिक है जिसमें परमाणु क्रमांक तो 17 ही है, लेकिन इसके जो द्रव्यमान क्रमांक है वो अलग अलग हो जाता है। उपयोग क्या है? यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पे किया जाता है। कोबाल्ट का समस्थानिक का कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग घेंघा के उपचार में किया जाता है। और कार्बन का कार्बन डेटिंग में किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हैं। तो आपको इनमें से आपसे पूछा गया था जो मेडिकल में जो उपयोग है या चिकित्सीय उपयोग, तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपचार में उपयोग किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक दूसरा था आपका समभारिक। समभारिक क्या होता है? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक जैसी हों परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो, ये कहलाते हैं समभारिक। जैसे कैल्शियम और आर्गन, इन दोनों का द्रव्यमान संख्या 40 है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है और दोनों तत्व भी भिन्न है, बस द्रव्यमान संख्या इनका समान है और परमाणु संख्या अलग अलग है। तो एक और उदाहरण है Na जो है जिसका परमाणु संख्या 11 है, द्रव्यमान संख्या 24 और मैग्नीशियम का भी 24 है। तो ये 2 उदाहरण है, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो समस्थानिक का इस्तेमाल होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। इसमें से कोई एक न एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। हो सकता है कोबाल्ट का पूछ लिया गया है तो आयोडीन का पूछ ले या यूरेनियम का पूछ ले, तो इसको इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पेज इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लेना। इसमें से आपके कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है KLMN अगर चारों भरे हों तो आपको पता है K में अधिकतम आ सकते हैं 2, ठीक है। L में अधिकतम आ सकते हैं 8, L में अगर देखो अधिकतम हो सकते हैं 8। फिर 8 होने के बाद M में जाता है तो M में अधिकतर हो सकते हैं 18। तो जब आपको पूछा गया है KLMN उन सब में पूरे भर जाएं, तो अगर आप देखो K में आपके हो जाए 2, ठीक है। L में हो जाए आपके, L में है 8, ठीक है, 2 और 8 10, और उसके बाद M में हो गए 18। तो टोटल कितना हो गया 28। लेकिन अब आप देखो 28 जो है वो नोबल गैस तो है नहीं, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो जब भी इस तरह आए तो हमको 8 8 के पेयर में इसको तोड़ना है। तो 18 को तोड़ो तो 8, फिर 8 8 8 16 और फिर 2, तो ये 2 का पेयर आता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2,
यानी कि +2, ये आपको इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देना होगा तो +2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। बाकी ये वाला जो डायग्राम है इसमें इंपॉर्टेंट है, जो जैसे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है, एल्युमिनियम का मैंने कहा था सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, फिर ये सोडियम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको देख लेना आप। फिर अगला है, एक तत्व है उसके 2 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान 16U जो है वो 90% है और 18U जो है वो 10% है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? अभी हमने समस्थानिक के बारे में देखा था। तो जब भी आपको परसेंटेज दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इनटू में जो द्रव्यमान और परसेंटेज इनटू में द्रव्यमान, इन सब को जोड़कर और इसका जो आंसर आता है, तो इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे उस क्वेश्चन में भी। तो 16U का 90% है तो ये हो जाएगा आपका 90/100 गुना 16 जमा 18U का 10% है तो 10/100 गुना 18। तो जब इसको आप करोगे तो ये देखो, ये 0 से 0 कट गया तो 9/10, तो 16 निम्न होता है आपका 144। तो 144/10 और इधर अगर देखो ये 10 से 10 गया 18, तो ये हो जाएगा आपका 18/10। तो इन दोनों को जोड़ दो तो 144 और 18 आपका हो जाएगा 8 और 4 12, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 18 का ये 8 और 4 12 का 1 आया तो 6 और 1, तो 162/10। तो ये हो जाएगा 16.2U। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16.2U। ये 2 0 भी लिख सकते हो, ये 2U भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है परमाणु, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? तो परमाणु संख्या नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, और इसका द्रव्यमान संख्या जो है वो होता है 14। तो इसके पर इलेक्ट्रॉन्स तो जो परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो परमाणु संख्या के बराबर ही है, तो वो प्रोटॉन जो है वो हो गए आपके 7, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी हो गए 7, और 14 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन भी हो गए 7। अच्छा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के जो डिस्कवरी की थी वो भी ध्यान रखना। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की थी जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन की थी जेम्स चैडविक ने। फिर ये थोड़ा सा धुंधला आ गया बट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जाइलम के कौन से संघटक होते हैं? फ्लोएम के उस संघटक का नाम बताइए जो निर्जीव है। जाइलम और फ्लोएम का मुख्य कार्य। तो अब जाइलम के देखो क्या क्या मुख्य भाग हैं। तो जिसमें अब जाइलम क्या करता है? मृदा से जल और खनिज का वहन करता है, और इससे रिलेटेड आप देख लो जाइलम में जो है इसके क्या क्या भाग हैं। वाहिनिकाएँ, जाइलम वेसल जिसे हम वाहिका कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा। और फ्लोएम का भी आप देख लो, फ्लोएम में चलनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। अच्छा, इसमें जो निर्जीव है वो कौन सी होती हैं? स्क्लेरेन्काइमा के रेशे जो हैं वो मृत कोश होते हैं। तो फ्लोएम के जो फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, और जो जाइलम है वो जल का संवहन करता है। फिर है अंतर कोशिकीय। अब ये ध्यान रखना, आपसे जाइलम पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में, हो सकता है इवनिंग शिफ्ट में आपसे फ्लोएम का पूछ लिया जाए और फिर जाइलम के संघटक के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये आप ध्यान रखना। फिर है अंतर कोशिकीय स्थानों और कोशिका भित्ति की मोटाई के आधार पर पौधों में सरल स्थायी उत्तकों की तुलनाबद्ध सारणीबद्ध रूप में कीजिए। तो ये 3 हैं आपके, जिसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और इसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ लिया। एक बार आप देखना चाहो तो ये सरल स्थायी उत्तक हैं, इनके अंतर आप देख लो, इसमें एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है बीजों और मेवों के कठोर आक्रमण में कौन सा सरल स्थायी उत्तक होता है? तो वो होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। और स्थायी उत्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें और जो विभाजन की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। फिर अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें आपकी ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस आधारित डाटा दिया हुआ है। जिससे चर्चा करते समय सोहन को पता चला पृथ्वी पर किसी भी स्रोत जैसे झील, तालाब, ट्यूबवेल, नदी, महासागर, इसमें हमेशा रासायनिक सूत्र एक ही है। तो ये रासायनिक संयोजन के किस नियम की चर्चा की जा रही है?
तो दो नियम होते हैं, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा और उनका अनुपात सदैव समान रहेगा जो किसी भी स्थान पर हो। तो जो पानी है उसका अनुपात क्या होता है H2O, और वो सदैव समान होता है। और ये स्थिर अनुपात का नियम है जो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। और अगर इसमें पूछा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात है वो हमेशा कितना होगा, 1:8। तो द्रव्यमान अनुपात हमेशा 1:8 होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। और अगर अणु का, परमाणु का अनुपात पूछा जाएगा तो ये 2 होंगे और एक होगा। ये लेकिन हम आमतौर पर द्रव्यमान अनुपात ही आपसे पूछा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर आपको देखना हो तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ना ही तो सृजन होता है ना ही विनाश संभव होता है, और दो जो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनता है तो उनका द्रव्यमान वो जुड़ जाता है। जैसे अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन ये है, तो 18, अगर हम 4 ग्राम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, 32 ग्राम और 32 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे तो टोटल हमारा ये कितना बनेगा, 36 ग्राम। ये है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्वेश्चन आता है, इस पे ध्यान रखना। तो अब पूछा है पानी में मौजूद परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है, 2:1। जो हाइड्रोजन है वो 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। अगर द्रव्यमान अनुपात पूछा जाता तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाता है, 1:8। ये ध्यान रखना, द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है पानी के अंदर। फिर इसमें सी और डी में आप ये भी कर सकते हो कि जल में मौजूद परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात देखो 1:8 अभी हमने पढ़ लिया। और जल के अणु के सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो सूत्र इकाई द्रव्यमान H2O, इसका इकाई द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो हो जाता है इसका 18U। फिर है 38वां क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, कि किसी भी बहुकोशिकीय जीव के शिशु का आकार छोटा होता है जब वह जन्म लेता है, धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, बड़े आकार का वयस्क बनता है। स्वाति को जिज्ञासा हुई कि यह प्रक्रिया कैसे होती है, उसने कुछ शोध किया। तो किस प्रकार, कौन से 2 प्रकार के कोशिका विभाजन की पहचान की, उन दोनों के बीच कोई एक अंतर, और अगर कोई गिरकर घायल हो गया और कोहनी की त्वचा छिल गई तो कौन सा कोशिका विभाजन उसकी चोट को ठीक करने में मदद करेगा, और किस प्रकार का कोशिका विभाजन लैंगिक जनन को सुनिश्चित करता है। तो इसको अगर हम देखें तो 2 तरह के कोशिका विभाजन होता है, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। तो जीवधारियों में जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के लिए कौन सा बनता है, समसूत्री विभाजन होता है। और जब जनन की प्रक्रिया होती है उसमें अर्धसूत्री, प्रजनन हेतु अर्धसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं। तो ये 2 तरह के विभाजन है, इसके डायग्राम और ये अच्छे से पढ़ लो आप, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इस इम्पॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। तो सभी का आंसर आपको उस एक पेज से मिल जाएगा, उसको अच्छे से कर लेना है। फिर लास्ट है, सुभी यह देखना चाहती है कि किस प्रकार के माध्यम से ध्वनि कैसे जाती है। एल्युमिनियम छड़ अपने दोस्त को खड़े दूर रहने के लिए कहा, एक हल्का थपथपाया और उसकी सहेली ने दूसरी तरफ से सुनने की कोशिश की। तो ध्वनि किस माध्यम में तेज़ी से यात्रा करेगी, आपको पता है ध्वनि जो है ठोस में सबसे अधिक करती है, तो एल्युमिनियम ठोस है तो एल्युमिनियम में करेगी। 2 घनाभकार बक्से लिए, एक में पानी भरा है और एक में हवा है, तो किस में धीरे धीरे ध्वनि चलेगी, तो किस डिब्बे में ध्वनि धीरे चलेगी, तो जिसमें हवा है, मतलब बी में। फिर है किस अभिलक्षण का पता चलता है, तारत्वता किससे पता चलता है, वो पता चलता है आवृत्ति से। और अगर समान तारत्व और प्रबलता है तो किससे पता चलता है, तो तरंग धैर्य से अंतर हम बता सकते हैं। ये आप ध्यान रखना, तरंग धैर्य से अंतर बता सकते हैं। फिर है जब ध्वनि हवा में संचरित होती है तो बारी बारी से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र और कम घनत्व वाले क्षेत्र बनाती है, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो ये आप देख सकते हो डायग्राम में। तो जब ध्वनि कंपित करती है तो जब एक साथ ज़्यादा घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं उसे हम कहते हैं संपीड़न, और जब कम घनत्व वाला क्षेत्र होता है वो होता है आपका विरलन। तो यही आपका इसी के बारे में पूछा गया था। जैसे ये है आपका, जब अधिक पास रहेगा तो वो है कंप्रेशन यानी संपीड़न, और आर जो है वो हो गया आपका विरलन। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही आपसे पूछा गया था 2। तो इस तरह से पूरा पेपर हमने कवर कर लिया है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। और जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं आप भी बताना आपका कैसा गया पेपर, और
इवनिंग शिफ्ट के बच्चों को ऑल द बेस्ट, मॉर्निंग वालों को भी बाकी एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग साइंस जीवी। और अच्छे से इस वीडियो को देख लेना है, जो जो टॉपिक्स बताए गए उनको अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर पॉसिबल हुआ तो एक और वीडियो हम लेके आएंगे कल आपकी तैयारी, अंतिम तैयारी करने के लिए, या एग्ज़ाम से जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मॉर्निंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे, उसको ज़रूर पढ़ लेना। लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। Thanks for watching Science GV. All the best for exam.